आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। नितिन गडकरी का बड़ा बयान, बटेंगे तो कटेंगे पर बोले कोई मंदिर जाता है तो कोई मस्जिद। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ, फिर भी किसानों को नहीं राहत। मिथुन चक्रवर्ती का पर्स चोरी होने पर बोले एमआईएम चीफ अवैसी, कहा पॉकेट मार बीजेपी की रैली में आते हैं। यूपी के बाद अब दिल्ली में बदला नाम, सरायकाले खां का नाम बदलकर हुआ बिरसा मुंडा। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, स्कूल हुए बंद। यूपी में प्रदर्शन के बीच छात्रों के पोस्टर हो रहे हैं वायरल, बोले जीत अभी अधूरी, ना ही बटेंगे ना ही हटेंगे। अब खबर विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच महायुति में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों के नेतृत्व में हो रहा है और पार्टी हाईकमान के अलावा चुने गए प्रतिनिधि अपने नेता चुनेंगे। साथ ही पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। वही बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर नितिन गडकरी ने कहा, हमारा देश एक है, हम सभी भारतीय हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है, लेकिन हम सभी भारतीय हैं। हम सभी को आतंकवाद और देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, यही इसकी भावना है। देखिए, हमारा देश एक है, हम सब भारतीय हैं। हमारे भारतीयों में उपासना पद्धति अलग है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई बौद्ध विहार में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है। ये अलग अलग हमारी उपासना पद्धति है, पर हम भारतीय हैं, हम एक है। और हम सब ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ, जो हमारे देश में विशेष रूप से हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ध्यान में लेते हुए हमारे देश में आतंकवादियों के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमने एक होना चाहिए। सबने जात पंथ धर्म भाषा भूलकर, ये उसका स्पिरिट है। लेकिन ये बांटने का एक तरीके से प्रयास है। कहाँ है पूरे भारतीय एक हो, ये कहाँ बांटने का प्रयास है? बटेंगे तो कटेंगे, ये लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस पर जमुई से धरती आबा जनजातीय उत्कृष्ट अभियान का शुभारंभ किया। पीएम इस अभियान के माध्यम से 18 विभागों की ओर से आदिवासी समाज के लोगों के विकास के लिए 8500 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। अभी कुछ दिन पहले ही देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों के विकास के लिए एक विशेष योजना हमने शुरू की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी गांवों में लगाए जाएंगे। इसका मकसद आदिवासी समाज तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ युवाओं के लिए ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर बनाने का भी है। इस योजना के तहत जगह जगह ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर बनेंगे। लोगों को होम स्टे बनाने के लिए मदद दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी में सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गोड्डा में एक जनसभा को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मोदी से नहीं डरती। उनका आरोप है कि मोदी अरबपतियों के हितों की सेवा कर रहे हैं और उनके इशारों पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए, लेकिन किसानों के लिए कोई राहत नहीं दी। हम नरेंद्र मोदी से डरते नहीं है। 56 इंच की छाती, मन की बात, इन चीजों से हम डरते नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों की कठपुतली है। जो अरबपति कहते हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं। अरबपति आपकी जमीन चाहते हैं, अरबपति आपका जल चाहते हैं, आपका जंगल चाहते हैं। नरेंद्र मोदी आपको मन की बात सुनाएंगे।
फिर अंबानी जी की शादी में चले जाएंगे। आपको पाठ सिखाएंगे, लंबे लंबे भाषण करेंगे और फिर शाम को अंबानी जी की शादी में जाएंगे, खाना खाएंगे, नाच गाना देखेंगे। भाइयों बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया गरीबों का पैसा छीनकर नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का माफ किया है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, वहां पे बंबई में जमीन है, धारावी में जमीन है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है। बंबई की जमीन देश की सबसे महंगी जमीन। नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र की सरकार वो जमीन अदानी जी को देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार थी, महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, हमारी सरकार को जमीन छीनने के लिए गिराया गया, एमएलए खरीदे गए, सरकार गिराई गई। क्यों? अदानी जी की मदद करने के लिए। यही हो रहा है देश में। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथल्ला ने कहा कि पीएम मोदी की रैली में कम लोग थे, लेकिन नांदेड़ और नंदुरबार में राहुल गांधी की रैलियों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हमारी महाविकास अघाड़ी सक्षम है, हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। महायुति में कोई किसी को नियंत्रित नहीं करता। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे की बात किसी ने स्वीकार नहीं किया। या बिल्कुल, अब सबूत है। बॉम्बे का जो प्रधानमंत्री की सभा था उसमें लोग कम थे, और नांदेड़ और नंदुरबार में राहुल जी का सभा में हजारों की तादाद में लोग आए थे। तो मोदी जी के ऊपर लोगों को विश्वास घटते जा रहे हैं, लोग उसको विश्वास नहीं करते। So Pradhanmantri is saying that Congress is giving free cylinder to Rohingyas and Bangladeshis infiltrators. What do you have to say? We are only giving free cylinders and our guarantees only the people who are living in the state. Okay. Also, Pradhanmantri said that remote control, Uddhav Thackeray has given to remote control to Mahavikas Aghadi. Those are insulting Balasaheb Thackeray. Say one thing is there, our Mahavikas Aghadi तो सक्षम है, हम लोग एक साथ आगे चलेंगे, कोई किसी को कंट्रोल नहीं करते हैं। और दिल्ली का रिमोट कंट्रोल डबल इंजन सरकार में है, हमारे नहीं। सर, कल प्रधानमंत्री की रैली में अजीत पवार नहीं थे, क्या कहना चाहेंगे? और या तो महायुति में बड़ा झगड़ा है, इसलिए अजीत पवार नहीं गया, उनका कैंडिडेट नहीं गया। वो उसका उत्तर उनको देना चाहिए। सर, बटेंगे तो कटेंगे एक है, बटेंगे तो कटेंगे, उस मुद्दा कोई भी स्वीकार नहीं किया महाराष्ट्र में, और उनका महायुति में भी उसके सहमत नहीं है, वो लोग भी उसके खिलाफ बोल रहे हैं। इसलिए महायुति में बड़ा झगड़ा, आपस में झगड़ा चल रहा है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के बयान पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा, गुलाम अहमद मीर ने साफ कहा है कि हम सबको गैस सिलेंडर देंगे। सबसे उनका मतलब है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी और गैर आदिवासी तमाम लोगों को। भारतीय जनता पार्टी की नज़र में घुसपैठिया कौन है? मुसलमान है तो घुसपैठिया हो गया, आदिवासी है तो वो उग्रवादी हो गया। इसलिए बीजेपी की भाषा में गुलाम अहमद मीर ने कहा कि हम घुसपैठियों को भी, यानी उन तमाम लोगों को भी देंगे जो यहाँ के मूल नागरिक हैं। देखिए, भाजपा को मुद्दा लगता होगा, क्योंकि जहां हिंदू मुसलमान का कोई भी एक आ गया, उसमें उसकी झलक आ गई तो बस मुद्दा हो गया। मीर साहब ने स्पष्ट रूप से बोला कि हम सबको देंगे, और देंगे, जुमलेबाजी हम नहीं करते, सभी को देंगे। कहने का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, गैर आदिवासी, हरिजन, दलित, तमाम लोगों को। घुसपैठिया भारतीय जनता पार्टी की नजर में कौन है? अगर मुसलमान हो गया तो घुसपैठिया हो गया, आदिवासी है तो वो उग्रवादी हो गया, सिख है कोई, पंजाबी है तो वो खालिस्तानी हो गया। इसलिए उन्हीं की भाषा में मीर साहब ने बोला कि घुसपैठियों को भी देंगे, मतलब उन तमाम मुसलमानों को देंगे जो हमारे नागरिक हैं, हमारे यहाँ के हैं, यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के वासी हैं, यहाँ रहते हैं, उन तमाम लोगों को। तो मिर्ची लग गई भारतीय जनता पार्टी को। हम कृतबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं
हम 450 रुपये में सिलेंडर देंगे तो देंगे, और हमारी बातों पर यकीन भी है लोगों को। उन्हें उसी को मीर साहब ने सर्टिफाई किया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने आज कहा कि 23 नवंबर के बाद कोई महायुति नहीं होगी और उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। राउत ने यह भी कहा कि राज्य में एमवीए गठबंधन मजबूत और एकजुट है। पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा, महाराष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री के बयान पर भरोसा नहीं करती। यह महाविकास अघाड़ी है, हम तीनों एक साथ हैं, हम एक हैं और महाराष्ट्र में आपसे ज्यादा सुरक्षित हैं। मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री के भाषण से ऊब चुकी है। आपने जिस तरह से मुंबई को लूटा है, महाराष्ट्र को लूटा है, मुंबई के बारे में जो षड्यंत्र आपने रचा है, तो इस मुंबई की जनता आपकी बात नहीं सुननी चाहती। ये कल का संदेश था। एक बगल में मुख्यमंत्री शिंदे बैठे, दूसरे बगल में देवेंद्र फडणवीस बैठे। लोग उनसे भी ऊब चुके हैं और आने वाले दिनों में विधानसभा का जब निकाल आएगा तब पता चलेगा कौन कितने पानी में है इस मुंबई में। सर, महाविकास आघाड़ी में एक ऐसा पक्ष है जिन्होंने अपना रिमोट कंट्रोल कांग्रेस के हाथ में दिया, इस तरीके का बयान प्रधानमंत्री की ओर से। देखिए, प्रधानमंत्री के बयान पर महाराष्ट्र की जनता विश्वास नहीं रखती। ये महाविकास आघाड़ी है, हम तीनों एक साथ है, हम एक है और आपसे ज्यादा सेफ है महाराष्ट्र में। और दूसरी बात ऐसे किसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है ये जनता तय करेगी। आपने जो शिवसेना तोड़कर एक अलग गुट बनाया है उसका रिमोट कंट्रोल जरूर आपके हाथ में होगा, लेकिन हमारा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में देने से हम बच गए, इसलिए आप हम पर नाराज है। मुझे मालूम है हम स्वाभिमानी लोग हैं, महाराष्ट्र और शिवसेना आपके चंगुल में आने वाली नहीं है। बात ऐसी है भाई कि मैंने पहले भी कहा है 23 तारीख के बाद महायुति नहीं रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ही नहीं रहेगा। एकनाथ शिंदे को ये किसी भी हालत में मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं। सबसे पहले उनको बहुमत नहीं मिलेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन भी शिंदे को नहीं बनाएंगे, सरकार हमारी बन रही है, तो उनका कोई फायदा ही नहीं है शिंदे और अजित पवार का। भी काम हो गया, अभी पूरा हो गया काम, अब निकाल देंगे उनको। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाली वोटिंग से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। इसी बीच एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में एक एक्टर है मिथुन चक्रवर्ती, उन्होंने कुछ अनाप शनाप बक दिया, पता नहीं क्या क्या, वो सिर्फ काटना जानते हैं। वो झारखंड में बीजेपी की रैली में गए, वहां उनकी पॉकेट मार ली गई। कुदरत का करिश्मा देखिए, उन्होंने काटने का बयान दिया और बीजेपी की ही रैली में उनकी पॉकेट काट ली गई। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि पॉकेटमार भाजपा के जलसों में आते हैं क्या? मैं झारखंड की ओर से बोल रहा हूँ, यहाँ के नहीं। मिथुन चक्रवर्ती झारखंड की निरसा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनका पर्स चोरी हो गया। मिथुन को जब इसका एहसास हुआ तो उन्होंने रैली आयोजकों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद रैली के मंच से कहा गया कि जिसने भी मिथुन दा का पर्स लिया हो वो वापस लौटा दे, उसके अंदर ज़रूरी कागजात हैं। रैली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती का पर्स चोरी होने की घटना पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली। बिहार कांग्रेस की तरफ से रैली का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि भाजपा की स्टेज से डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती का बटुआ चोरी। वहीं एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने महायुति गठबंधन पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को मालूम है कि वो सीएम नहीं बनने वाले हैं और फडणवीस भी जानते हैं कि वो नहीं आएंगे, इसलिए वो मेरा नाम लेकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। वे हिंदू मुस्लिम कर जनता को तोड़ना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने आज दिल्ली के सराय कालेखा आईएसबीटी चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महान स्वतंत्रता सेनानी और जननायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर यह जानकारी दी। कालेखा एक सूफी संत थे। इन्हीं के नाम पर दिल्ली में स्थित इलाके का नाम सराय कालेखा रखा गया। ये दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले के अंतर्गत आता है। सराय कालेखा के आसपास के इलाके निजामुद्दीन, जंगपुरा, खिजराबाद, जंगपुर एक्सटेंशन और लाजपत नगर है। सराय उन जगहों को कहा जाता है जहां लोग रुककर आराम करते थे। जब लोग दिल्ली आते थे तो वो यहाँ कुछ देर आराम करके अपनी यात्रा फिर से शुरू करते थे। ऐसे में सराय के आगे कालेखा जुड़ गया। सराय कालेखा 14वीं शताब्दी के सूफी संत
थे वे शेर शाह सूरी के समय थे। उनकी मजार भी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट क्षेत्र में है। उनके अलावा औरंगजेब के समय में भी एक का लेखा हुए। वे औरंगजेब के प्रमुख सेनापति थे। उन्होंने औरंगजेब के साथ कई जंगों में भी हिस्सा लिया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मैं ऐलान करता हूं कि ISBT बस स्टैंड के पास जो बड़ा चौक है उसका नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम से रखा जाता है, ताकि न सिर्फ दिल्ली के नागरिक बल्कि पूरे देश के लोग इस प्रतिमा का दर्शन करेंगे और उनके नाम से हम जीवन भर प्रेरणा ले सकेंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा बनने के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। पंजाब के राजनीतिक दलों समेत बीजेपी ने भी विरोध किया है। विरोध की कमान पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी संभाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि पंजाब से मजबूत संबंधों के लिए जरूरी है कि फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। आपने चंडीगढ़ पर दावेदारी जताई है सर, उसको लेकर नहीं, वो उनको गलतफहमी है, उनको मालूम नहीं है पंजाब हरियाणा का इतिहास। चंडीगढ़ तभी पंजाब का हो सकता है अगर हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को ट्रांसफ़र हो जाए, SYL का पानी मिल जाए, नहीं तो तब तक जितना उनका है चंडीगढ़ उतना ही हमारा भी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वीर सिंह धिंगान आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी में वीर सिंह की ज्वाइनिंग करवाई। 3 बार विधायक रह चुके वीर सिंह को पार्टी ज्वाइन कराते हुए मन से ही पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें सीमापुरी से विधानसभा चुनाव का टिकट देने का ऐलान भी कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पार्टी और यह देश किसी की बपौती नहीं है, जहां भी अच्छे लोग हैं उन्हें टिकट मिलना चाहिए। आज हमें बेहद खुशी है कि वीर सिंह धिंगान जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि दिल्ली की राजनीति में वीर सिंह धिंगान जी एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हैं और कई वर्षों से वो दिल्ली की राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और जनता की सेवा करते आए हैं। उनके पार्टी में आने से आम आदमी पार्टी को काफ़ी मजबूती मिलेगी और ख़ासकर जो हम दलित समाज के लिए आम आदमी पार्टी इतना सक्रिय रूप से काम करती है, हमारे उस कार्य को भी काफ़ी मजबूती मिलेगी। सीमापुरी क्षेत्र के अंदर धिंगान साहब ने काफ़ी काम किया है और जनता की सेवा की है और जनता आज भी उन्हें याद करती है और मैं उम्मीद करता हूं कि सीमापुरी क्षेत्र के भावी विधायक को आज हम यहां पे ज्वाइन करा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने कामों के वजह से वोट मांगती है कि काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो हमें वोट मत देना, हम खुल के कहते हैं। उस कामों का ही नतीजा है कि अच्छे लोग जो हैं दूसरी पार्टियों से आज आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। एक तरफ जहां जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है तो दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों के जो अच्छे नेता हैं वो भी आम आदमी पार्टी में आना चाह रहे हैं। पिछले हफ्ते ही हमने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को ज्वाइन कराया था। आज वीर सिंह धिंगान जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जो एक चलन दिख रहा है इससे यही साफ जाहिर होता है कि आने वाले चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मैं फिर से वीर सिंह धिंगान जी को पार्टी में स्वागत करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण की वजह से AQI लगातार क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया है। जहरीली हवा की वजह से लोगों को सांस लेना भी दुभर होता जा रहा है। यही वजह है कि CAQM और दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण की गंभीर स्थिति का इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 15 नवंबर को सुबह 9 बजे औसत AQI 409 दर्ज किया गया, जबकि 14 नवंबर को AQI 430 और 13 नवंबर को 418 दर्ज किया, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 14 नवंबर को CMQM ने दिल्ली NCR में ग्रैब 3 लागू करने के निर्देश दिए। CAQM की सिफारिश पर दिल्ली सरकार ने संबंधित एजेंसियों से प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा है। 5वीं तक स्कूल को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर दायर एक याचिका स्वीकार कर ली है। नई दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में बरकरार है।
यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन आज भी जारी है। छात्रों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। आज भी सैकड़ों की संख्या में प्रतियोगी छात्र आयोग के दफ्तर के बाहर की सड़कों पर जमा है। प्रदर्शनकारी छात्र थाली पीट पीट कर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और आज लगातार 5वें दिन भी आयोग के दफ्तर के आसपास की सड़कों पर पुलिस बैरिकेडिंग लगी हुई है। प्रदर्शन सब चल रहा है, सब सही चल रहा है। आरओ की मांग हम लोग की अभी नहीं मानी गई है, हमारी मांगे अभी अधूरी हैं। हम लोग की 2 मांगे थी, एक पीसीएस का जिसको सरकार ने आयोग ने मान लिया है। अब आयोग से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आरओ की परीक्षा का भी नोटिस जारी करें और नॉर्मलाइजेशन उसमें से खत्म करें। हमारी यही मांग है। इसी को लेकर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार हम लोग बैठे हुए हैं, रात भर बैठे हुए हैं और अपने सभी साथियों से जो अब तक आंदोलन में सहयोग करते आए हैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि भैया आप लोग आइए। अब हम लोग अपने अधिकार के लिए, आपके अधिकार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, आप हमारा समर्थन कीजिए और जब तक ये नोटिस जारी नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। कल जो नोटिस में जारी किया गया था, न तिथि थी न वो थी, पीसीएस वाले में भी उसमें लॉलीपॉप हम लोगों को दिया गया। तो लॉलीपॉप में हम छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, तो हम लोग उसमें आने वाले नहीं हैं। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, कुछ न कुछ तो जानते ही हैं। अब इतना तो बेवकूफ नहीं, कक्षा 5 के बच्चे तो हैं नहीं। और हम लोग भी अधिकारी की ही तैयारी कर रहे हैं। आप अधिकारी बन गए हैं तो हम लोग अधिकारी ही बनने के लिए कगार पे हैं। अब आप इतना छलावा मत करिए हम लोगों के साथ। हम लोग ये है कि आरओ का नॉर्मलाइजेशन बंद करें और हम लोगों को वनडे वनशिप एग्जाम करवाएं। और इसीलिए कि हम लोग छात्र हैं और सारे छात्र हम लोगों के साथ हैं। कोई फ्रेश होने गया है, कोई चाय पीने गया है, सब अभी आ जाएंगे। और ये जो आपको संख्या दिख रही है धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। और ये आयोग इस भ्रम में न रहे कि हम वो रहे। जब तक वो हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे, न बटेंगे न हटेंगे। ये हमारा दृढ़ निष्कल्प संकल्प है, ये जान लीजिए। टोंक जिले के देवरी उनियारा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की ओर से आरएएस अधिकारी एसडीएम अमित चौधरी को मारे गए थप्पड़ गूंज प्रदेश भर में सुनाई दे रही है। इस मामले पर आरएएस अधिकारियों की ओर से की गई पेन डाउन स्ट्राइक और नरेश मीणा के समर्थकों की तरफ से मचाए गए बवाल के बीच सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रकरण को लेकर सवाल किया है कि आखिर नरेश मीणा को चुनाव में किसने खड़ा किया था। मैंने कल कह दिया था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, निंदा करनी चाहिए और सरकार का इकबाल खत्म हुआ है। क्योंकि सरकार के एक अधिकारी के ऊपर वार हुआ है, पूरे रिएक्शन अधिकारियों के अंदर। कल चुनाव पड़ा और जो मुख्यमंत्री मिलने गए थे कोई 200 अधिकारी आरएस एसोसिएशन वाले, उनसे मिले ही निकल वो। तो ये जो मैं समझता हूँ कि घटना बड़ी घटना है और बड़ी घटना का सवाल नहीं है। इतना किसी का साहस होना कि आप थप्पड़ लगा दो इस अधिकारी को जो चुनाव की ड्यूटी पर हो, तो ये एक बार खत्म ही हुआ है। इतना साहस क्यों हुआ किसी का? इसका मतलब माहौल राजस्थान में ऐसा है कि जगह जगह कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं घटनाएं हो रही है, कहीं लॉ एंड स्थिति खराब होने की स्थिति बन जाती है। तो ये स्थिति क्यों बनी? कल उसके बाद में रास्ते रोके गए, 2 मीडिया वालों को पीट दिया गया। कल रात को उसको भर्ती कराया गया एसएमएच के अंदर, MRI CT स्कैन तक उसको हो गए हैं। तो पत्रकारों पर हमला होना, पुलिस गाड़ियां जला देना, ये क्या कहता है चुनाव के अंदर? तो ये जो घटना हुई है वो मैं समझता हूँ कि चिंतनीय घटना है। सर, अपराधियों का दुस्साहस है। महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश की नजरें आज महाराष्ट्र के लोगों की ओर है। हमारा गठबंधन मजबूत है, हमारी योजनाएं, हमारा एजेंडा, हमारा प्रचार, हमारे उम्मीदवार बहुत बेहतर हैं और इस सरकार के कामकाज को भी लोग देख चुके हैं। हमारा चुनाव प्रचार सकारात्मक है। भाजपा सरकार चाहे वो केंद्र में हो या महाराष्ट्र में केवल और केवल वोट की राजनीति करती है। हर वर्ग परेशान है, इसलिए लोग बदलाव लाना चाहते हैं। हर तरफ से संकेत आ रहा है कि अच्छी बहुमत के साथ हम यानी महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएंगे। आप महाराष्ट्र आए हुए हैं इलेक्शन के दौरे पर, क्या लगता है आपको और क्या चीज़ों आप देखने में? महाराष्ट्र के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण हैं और मैं समझता हूँ पूरे देश की निगाह आज महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर है। लोकसभा चुनावों में अच्छे बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन को और एनडीए को लोगों ने सपोर्ट किया था। वही सेंटिमेंट मैं आज देख रहा हूँ।
हमारा गठबंधन मजबूत है, हमारी पॉलिसीज, हमारा एजेंडा, हमारे कैंपेन, हमारे कैंडिडेट्स बहुत बेहतर हैं और सरकार के कामकाज को लोग देख चुके हैं। सरकार के आखिरी हफ्तों में एक घोषणा आप कर दें लोगों का वोट लेने के लिए, उसको लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन जिस इलाके में हम आज बैठे हैं, औरंगाबाद है, नांदेड़, लातूर, हिंगोली, इस पूरी मराठवाड़ा के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। हर क्षेत्र में, कल राहुल गांधी जी भी आए थे नांदेड़ में, और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा कैंपेन एक पॉजिटिव कैंपेन है। चाहे वो फसल खरीद हो, कपास की, सोयाबीन की, हमारी पार्टी ने कमिटमेंट किया है। बीजेपी सरकार चाहे केंद्र की हो, चाहे यहाँ महाराष्ट्र में सरकार हो, ये दोनों सरकारें सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रही हैं। अभी भी लोगों को एक तरह से डरा कर या लोगों के अंदर एक संदेश देकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। काम नहीं लोगों ने किया है। 10 साल से केंद्र की सरकार है, हर वर्ग परेशान है, किसान हो, नौजवान हो, मध्यम वर्ग हो, छोटा उद्योगपति हो, इसलिए बदलाव लोग चाहते हैं। और जो सेंटिमेंट्स लोकसभा चुनाव में थे वही आज महाराष्ट्र में देख रहा हूँ, और हर तरफ से संकेत ही आ रहा है कि अच्छे बहुमत के साथ हम लोग यह सरकार बनाएंगे। न्यूजीलैंड की अब तक की सबसे युवा सांसद हाना रही थी माइपे क्लार्क की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। हाल ही में संसद में उनका विवादास्पद प्रदर्शन देखने को मिला। 22 वर्षीय हाना माओरी जनजाति से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने संसद में स्वदेशी संधि विधेयक के विरोध में माओरी कल्चर का हाका डांस करते हुए उसकी कॉपी फाड़ दी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी खूब वायरल होने लगा, जिसमें हाना हाका नृत्य करते हुए बिल की कॉपी फाड़ती हुई नजर आती हैं। दरअसल विवाद की वजह 1840 की बेटांगी संधि से जुड़े सिद्धांत हैं, जिनके तहत माओरी जनजातियों को ब्रिटिश हुकूमत स्वीकारने के बदले अपनी भूमि और अधिकारों की रक्षा करने का वादा किया गया था। लेकिन मौजूदा विधेयक में सभी नागरिकों पर समान सिद्धांत लागू करने की बात कही गई थी, जिसे माओरी नेता स्वदेशी अधिकारों का हनन मानते हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद में हाना के इस विरोध का गैलरी में बैठे दर्शकों और कुछ अन्य सांसदों ने भी समर्थन किया, जिसके बाद पार्लियामेंट में जमकर हंगामा हुआ। इस कारण स्पीकर ने सत्र अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। विधेयक का विरोध करने वालों का कहना है कि इसे नस्लीय कलह और असंवैधानिक उथल पुथल का खतरा है। ये पहली बार नहीं है जब हाना अपने हाका डांस के जरिए सुर्खियों में रही हैं। इससे पहले वो चुनाव जीतने और संसद में अपने पहले भाषण के दौरान हाका कर सोशल मीडिया पर चर्चा में रह चुकी हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।